नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, हम लोग मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, यानी कि टॉपिक वाइज इसका अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत तक। इससे पहले की वीडियो जो हमने बहुत ही अच्छे से अपलोड किए हुए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। तो ये टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको इस टॉपिक से परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। देखिए, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। यानी कि बालक जो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है तो शैशवावस्था में कुछ परिवर्तन थे और बाल्यावस्था में कुछ दूसरे परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। यानी कि अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि जो परिवर्तन होते हैं वो निश्चित क्रम के अनुसार होते हैं। जैसे बालक जो शैशवावस्था से होता है तो वो बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था में जाता है। तो इस प्रकार से जो उसमें परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को हम विकास के सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम इन्हीं सिद्धांतों को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। बालक का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि रुक जाए ये प्रक्रिया, ऐसा नहीं होता है, ये निरंतर चलती रहती है। लेकिन इसकी कभी गति तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। अब देखो, प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। बालक के जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं उसमें विकास की जो प्रक्रिया होती है बहुत तीव्र होती है और उसके बाद मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से होता है और कुछ का मंद गति से होता है, परंतु विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब दूसरा पॉइंट है जो हमारा विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इसमें व्यक्तियों के विकास में भिन्नता होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो मोटा है, लंबा है, तो वो ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर के पतला हो जाए और छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अब कोई बच्चा जो छोटा है, पतला, तो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें ये बदलाव होते रहें। तो ये विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। अब देखिए, बालक का गामक यानी कि मोटर और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम में होता है, ऐसा नहीं कि बालक पहले बोलना सीख जाए उसके बाद उसकी रोना सीखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका भी एक क्रम होता है। जैसे देखिए, बालक जन्म के समय केवल रोना जानता है। बालक का जब जन्म होता है तो वो सिर्फ रोना जानता है और 3 माह में वह गले से विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालने लगता है। 7 माह में वह अपने माता पिता के लिए पा, बा, दा शब्दों का प्रयोग करने लगता है और उसके बाद फिर वो आगे जाकर बोलने भी लगता है। तो ये विकास क्रम है, एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। चौथा है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इसे सिर पादेन्मुखी भी कहते हैं। जैसे पूछ लिया जाए बालक का विकास किस तरह होता है, तो ऑप्शन दिया होगा सिर से पैर की दिशा में। तो आप याद रखना, पहले सिर फिर पैर, इसकी दिशा में बालक का विकास होता है। बालक अपने जीवन काल में सबसे पहले सिर को उठाता है, उसके बाद नेत्रों की गति पर नियंत्रण करता है, उसके बाद हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है तथा अंत में वह अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। गर्भ में भी बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे सिर पादन्मुखी भी कहते हैं। अब 5वां जो पॉइंट इसका एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाता है, फिर अंग के भागों को चलाता है। जैसे बालक सबसे पहले अपने पूरे हाथ को चलाएगा, फिर इसकी जो उंगलियां होती हैं उन्हें चलाना सीख जाता है। छठा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के विकास परस्पर संबंध होता है। यानी कि आदि के विकास में जो क्या है तो परस्पर संबंध होता है। अब देखिए, बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान, व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। इसके साथ ही साथ उसके गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। अब 7वां पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। इसके जनक जो हैं वो कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। यानी कि व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन ने। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न होता है।
कोई बच्चा मोटा होता है तो कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बुद्धि तथा उसके मानसिक तथा शारीरिक विकास तथा बुद्धि में भी भिन्नता पाई जाती है। मतलब हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता, दुनिया में सभी आदमी जो भिन्न होते, ये सिद्धांत होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। अगला दिया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सभी जीवों का विकास निश्चित तथा समान रूप से होता है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि सभी जीवों का विकास जो क्या है निश्चित तथा समान रूप से होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले बालक क्या घिसटना सीखता है, उसके बाद फिर घुटनों पे चलना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले वो चलना सीखे, फिर खड़ा होना सीखे, फिर घुटनों के बल घिसटना सीखे। नहीं, जो विकास जो है एक निश्चित तथा समान रूप से होता है। अब अगला पॉइंट है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत। देखिए बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करना सीखता है। अगला पॉइंट है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसके अंदर बालक का विकास जो है केवल वंशानुक्रम या फिर वातावरण के कारण ही नहीं होता है, बल्कि दोनों के कारण होता है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा सका है, बालक के विकास जो है किसके कारण होता है, वंशानुक्रम के कारण, वातावरण के कारण या फिर दोनों के। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।